हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो टीसीएस का एक पेपर है जिसको टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, डब्ल्यूसीडी जेई का, जो कि आपको 15 जुलाई 2024 को हुआ था। इस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं डिटेल्ड में। अच्छा, टीसीएस के यदि हम पेपर्स की बात करें तो टीसीएस के पेपर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, चाहे आप एसएससी जेई का एग्जाम दें, एनएचपीसी का एग्जाम दें, डीडीए का एग्जाम दें, बी ट्रिपल एसबी का एग्जाम दें, आप सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी अच्छे एग्जाम देंगे उसमें डायरेक्टली आपके टीसीएस से क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आप महाराष्ट्र के जितने भी स्टेट के एग्जाम है महाराष्ट्र में, उन सब में भी, या आपका उड़ीसा देख लीजिए, सभी जगह टीसीएस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए जरूरी है, तो इसको ध्यान में रखकर ये हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी यदि आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमने टीसीएस का जो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस का बुक जो है पीवाईक्यूज का जो हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए। इसमें जो टीसीएस के जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी टीसीएस के पेपर्स हैं, उनको हम लोग कवर अप करेंगे इसमें। अभी इसमें 3500 लगभग 3500 क्वेश्चन हम लोग ऐड कर चुके हैं और ये कॉन्टिन्यूसली ऐड होते जाएगा। तो इसका टेस्ट सीरीज भी है। आप लोग जाकर के सिविल की गोली ऐप पर जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, सिविल की गोली ऐप पर जाएंगे, वहां पर जो है इसका टेस्ट सीरीज पर आप लोग जो है परचेस कर सकते हैं। एज ए टेस्ट आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी बुक की पीडीएफ भी आपको वहां अवेलेबल करा दी जाएगी। इसमें हम पूरा एक एक चीज कवर करेंगे, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, रॉन्ग स्टेटमेंट, सारे विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है ना, अच्छे क्वेश्चंस की हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग टीसीएस का एक पेपर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे पेपर भी हम लोग करा चुके हैं, तो आप लोग टीसीएस का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग आज जो डब्ल्यूसीडी एग्जाम का जो पेपर देख रहे हैं। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क सोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर ये फिगर दे रखा है और आपको इसे देखकर बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है यहाँ पर इस फिगर में आपको दे रखा है। ठीक है, अब अच्छा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की हम जब भी बात करते हैं, क्या होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम कुछ चीजें डिटेल में देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे, जिससे आपकी एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की यदि हम बात करते हैं, क्या जरूरत पड़ी? अब मान लीजिए कि यहाँ से आपका कोई कैनाल जो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई आपका कैनाल जा रहा है, ठीक है, कैनाल वाटर को कैरी कर रहा है। यहाँ पे कैनाल क्या कर रहा है? वाटर को कैरी कर रहा है। अब मान लीजिए बीच में यहाँ कोई ड्रेनेज आ गया, या कोई नेचुरल ड्रेन या कोई रिवर आ गया। अब यदि कैनाल इसके थ्रू तो पास हो नहीं पाएगा, वो तो इंटरमिक्सिंग यहाँ पर हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना है कि हमको अपने कैनाल को ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करते हैं, जिससे दोनों का वाटर, चाहे आपका ड्रेन का वाटर हो या कैनाल का वाटर हो, दोनों का वाटर मिक्स ना हो, दोनों का वाटर अलग अलग रहे। तो उसके लिए हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्या कहते हैं? क्रॉस ड्रेनेज सीडी वर्क कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस ड्रेनेज आपका जो है वर्क क्या होता है। अब मान लीजिए इसको हमें क्रॉस कराना है, इस जो है नेचुरल ड्रेन को हमें क्रॉस कराना है। अब इसको क्रॉस करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें पहला हमारा तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये होता है, यहाँ पर जो कैनाल जो होगा, ठीक है, जो कैनाल होगा वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर होगा। ठीक है, कैनाल कहाँ होगा? ऊपर होगा। कैनाल ऊपर, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि आपका, कि मैं आपको ऐसे साधारण भाषा में समझाऊं तो क्या कह सकते हैं, कैनाल ऊपर हो जाएगा। और आपका नेचुरल ड्रेन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल ड्रेन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपका जो नेचुरल ड्रेन होगा वो क्या हो जाएगा? नेचुरल ड्रेन आपका नीचे हो जाएगा। अब क्या होता है, तो इसमें भी कई स्ट्रक्चर आते हैं। इसमें आपका एक्वाडक्ट आता है। ठीक है, जब एक्वाडक्ट की यदि हम चलिए पहले एक्वाडक्ट समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, अब एक्वाडक्ट की बात करते हैं, आप फिगर समझिएगा, यहाँ फिगर दे रखा है। यदि हम एक्वाडक्ट की बात करते हैं, तो एक्वाडक्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैनाल को, देखिए जैसे हम लोग ब्रिज बनाते हैं ना, देखिए ये हमारे पियर्स हैं, इसके ऊपर क्या है, एक ब्रिज टाइप, एक ट्रफ है। कि ये क्या है, हमारा एक ब्रिज टाइप का जो ट्रफ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैनाल को ब्रिज ब्रिज के जैसा जो है ट्रफ के अंदर से ड्रेनेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। देखिए ये हमारा ड्रेनेज रहा, ठीक है, हमारा क्या रहा, नेचुरल ड्रेन रहा। हम ड्रेन के ऊपर एक ट्रफ है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिज के ऊपर, उससे हम लोग कैनाल को पास करा रहे हैं। पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे हैं,
कैनाल ऊपर है, नेचुरल ड्रेन कहाँ है, नीचे है। यहाँ पर नेचुरल ड्रेन क्या है, ये HFL है नेचुरल ड्रेन का, ध्यान में ये भी रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल है HFL है, वो क्या है, तो ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है वो कैनाल के ट्रफ के क्या है, नीचे, ये कैनाल का ट्रफ है, ये क्या है, ट्रफ है, इसके नीचे क्या है, HFL है। ड्रेन का HFL इसमें क्या होता है, एक्वाडक्ट में, ये आपका जो है ये कैनाल के ट्रफ के नीचे होता है, ठीक है। और ड्रेन जो यहाँ पर जो आपका जो है ना, ड्रेन का पानी जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो कर रहा है, जो ड्रेन का वाटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जनरली, यहाँ पर हम जनरली इंस्पेक्शन रोड भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंस्पेक्शन किया जा सके, तो ये इंस्पेक्शन रोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग इस फिगर के माध्यम से जो है सारी चीजें इसके मीडियम से आप लोग समझ गए, फिगर ही हमको समझना है इसका, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, इस फिगर में क्या क्लियर हो गया हमको, एक चीज तो क्लियर ये हो गया, ये ट्रफ के जैसा, देखिए यहाँ पे ट्रफ ब्रिज के ऊपर जो है एक ट्रफ जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अपने ड्रेन को पास कर रहे हैं, ड्रेन सॉरी अपने कैनाल को पास कर रहे हैं। कैनाल कहाँ पर है, तो कैनाल ड्रेन के ऊपर है, ड्रेन क्या है, नेचुरल ड्रेन नीचे है, ड्रेन का HFL जो है ट्रफ के क्या है, नीचे, बिलो द ट्रफ, जो ड्रेन का HFL है वो बिलो द ट्रफ है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी इसकी जानकारी आपको मिल गई। अब दूसरा आते हैं साइफोन एक्वेडक्ट, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, अपना देखते हैं साइफोन एक्वेडक्ट। अच्छा, साइफोन एक्वेडक्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक्वेडक्ट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिमिलरली वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो ड्रेन का पानी है ना उसका जो फ्लड लेवल, HFL की यदि हम बात करते हैं तो ड्रेन के पानी का जो HFL है वो कहाँ पर होता है, वो आपका जो है ऊपर होता है, मतलब कैनाल बेड से ऊपर होता है, जो ट्रफ का बेड है ना, ये कैनाल है, ठीक है। यहाँ पर तो कंडीशन वही है कि आपका ड्रेनेज नीचे होगा और कैनाल ऊपर होगा। अब देखिए ये ट्रफ का बेड है, ट्रफ का बेड है कैनाल के ट्रफ का, लेकिन यहाँ पर जो ड्रेन है ना उसका HFL देखिए, ये HFL इसके क्या है, ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, जो ड्रेन को जो है नीचे जो हम पाइप लाइक पैसेज बनाते हैं जिसको हम बैरल्स कहते हैं, ठीक है, तो उस बैरल्स के थ्रू ले जाया जाता है, तो इन बैरल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ड्रेनेज को ले जा रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखने को आपको क्या मिल रही है, यदि यहाँ पर हम देखें ना, यहाँ पर आपको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ प्रेशर के अंडर फ्लो करता है, ये डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर भी इंस्पेक्शन रोड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसीलिए इसको हम साइफोन एक्वेडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्रेशर में यहाँ पर जो है ड्रेनेज जो है आपका फ्लो कर रहा है, इसको कई जगह इन्वर्टेड साइफोन भी लिखा जाता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पे आते हैं। पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि आपका जो कैनाल होगा वो क्या रहा, कैनाल आपका ऊपर रहा और नेचुरल ड्रेन नीचे रहा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो है ड्रेन जो होगा, मतलब जो नेचुरल ड्रेन होगा, ड्रेन आपका क्या हो जाएगा, ड्रेन ऊपर होगा और आपका जो कैनाल होगा ना, जो कैनाल होगा वो यहाँ पर नीचे होगा। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे कि ये भी तरीका हो सकता है। इसमें पहला जो स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं हम सुपर पैसेज, ठीक है। अब सुपर पैसेज की यदि हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ड्रेन जो है ऊपर से निकलता है और कैनाल नीचे की। तो आपको पहले बता चुका हूं, देखिए ड्रेन जो क्या है, ड्रेन आपका ऊपर है और कैनाल क्या है, नीचे है, ठीक है। ये एक्वेडक्ट का ठीक उल्टा, देखिए एक्वेडक्ट का ठीक उल्टा है, ये एक्वेडक्ट का क्या है, ये ठीक उल्टा है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं, कैनाल का पानी जो है, यहाँ पर कैनाल का पानी जो है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका कैनाल का एफएसएल जो है वो इसका जो ट्रफ है, जो आपका ड्रेन का जो ट्रफ है, ठीक है, उससे नीचे है, ठीक है। तो ये आपका ड्रेन का ब्लेड लेवल के दिन बात करते हैं तो इसके कैनाल के एफएसएल से ऊपर है, तो ये इसमें जो है डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका इंस्पेक्शन रोड जो है प्रोवाइड करना वो पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी आप डिफरेंस से क्या रख सकते हैं कि इसमें आपका जो है हम लोग इंस्पेक्शन रोड अलोंग द कैनाल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइफोन कहते हैं, जिसको इन्वर्टेड साइफोन भी कई जगह लिखता है। ये भी आपका सिमिलरली जो है जो साइफन एक्वेडक्ट होता है उसका ही जैसा होता है। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कैनाल वाटर को कैरी करता है, ठीक है, यहाँ पर जो वाटर को कैरी कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कैनाल जो वाटर कैरी कर रहा है एज ए बैरल, उसमें क्या था, ड्रेन कैरी कर रहा था, बैरल में उसमें ड्रेन कैरी कर रहा था, इसमें कैनाल का वाटर जो है वो बैरल में कैरी कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें कैनाल का एफएसएल जो है, यहाँ पर कैनाल का एफएसएल देखिए, ठीक है, जो कैनाल का एफएसएल है, कैनाल का एफएसएल अब इसके बेड के ऊपर है, आपका जो ड्रेन है उसके बेड से ऊपर है,
तो ये सारी डिफरेंसेस आपको जानना है। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर प्रेशर में फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर में, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ठीक है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब तीसरा हमारा तरीका क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क और आपका जो ड्रेन वाटर है उसका इंटरमिक्सिंग हो जाए, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, वो दोनों का पानी मिक्स फ्लो में करें, ठीक है। जब बहुत ज्यादा उसमें जो है कुछ कचरा वगैरह ना हो, तो ऐसा भी हम लोग सिस्टम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका होता है। अब इसमें दो तरीके की लेवल क्रॉसिंग होती है, एक इनलेट एंड आउटलेट होता है। आई होप ये पूरा आपको जो है क्लियर इमेज जो है दिमाग पर बैठ गया होगा। अब क्वेश्चन में आइए और देख कर बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए ड्रेन क्या है, ऊपर है, ड्रेन क्या है इसमें, ऊपर है। और जो एफएसएल है वो क्या है, नीचे है। और सॉरी, कैनाल क्या है, नीचे है। और कैनाल का जो एफएसएल की बात करते हैं, ये क्या है, आपकी ड्रेन का जो बेड है इसके नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका सुपर पैसेज। आप लोग देख कर बता सकते हैं क्या हुआ, ये आपका सुपर पैसेज, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर ऑफ सर्कुलर लेमिना with radius r about an axis passing through its centroid and parallel to its diametric axis। कह रहा है आपका जो है, आपको एक्सप्रेशन बताना है किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आपको क्वार्टर ऑफ सर्कुलर लेमिना के लिए जिसका रेडियस r है, ठीक है। और आपका जो है, जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से। और ये आपका जो आपका पैरेलल किसके हैं, तो आपका डायमेट्रिक एक्सिस के। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सेक्शंस और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लोग देख सकते हैं। हम सॉल्यूशन ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके सिमिलरली कई क्वेश्चन जो है वो आपके कवर अप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आई एक्सिस क्या आता है आपका, बी एच क्यूब अपन 12, आई वाई वाई क्या आता है आपका, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस आपका डी बी क्यूब अपन 12 आ जाता है, ठीक है। ट्राइंगल के यदि हम बात करते हैं तो आपका न्यूट्रल एक्सिस से देखते हैं तो आपका क्या आता है, बी एच क्यूब अपन 36। और बेस से जब देखते हैं तो आपका बी एच क्यूब अपन 12 आता है। सर्कल की बात करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका पाई आर टू द पावर 4/4। यदि हम बात करते हैं सेमी सर्कल के लिए तो पाई आर टू द पावर 4/8, 1/2 कर ले सेमी सर्कल जो है इसका, 1/2 कर ली सर्कल का। और क्वार्टर के लिए यदि हम बात करते हैं तो 1/4 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर टू द पावर 4/16। एक याद है आपको, सर्कल याद है ना, तो सेमी सर्कल के लिए हाफ कर लीजिए, क्वार्टर के लिए 4 कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए, आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वार्टर सर्कल के लिए पूछ रखा है, तो सही ऑप्शन क्या मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पाई आर टू द पावर 4/16। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है ए फिक्स्ड बीम ए बी 6 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर। मार्क कर लिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम इज 78 into 10 to the power 6 mm to the power 4 and value of modulus of elasticity of beam material is 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Determine the fixed end moment at A and B respectively. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक फिक्स्ड बीम है, जिस ए बी नाम भी देते हैं इसको, आपका एक फिक्स्ड बीम है ए बी। यहाँ पर कह रहा है आपका जिसकी जो लेंथ आपकी दे रखी है कितनी लॉन्ग है, आपका 6 मीटर लॉन्ग है। कह रहा है आपका मिड स्पैन पर जो है पॉइंट लोड जो है 50 किलोन्यूटन का कैरी कर रहा है, ठीक है। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको, मतलब आपको एल दे रखा है, देखिए एल दे रखा है कितना आपका 6 मीटर, ठीक है। आपका कितना दे रखा है, आपका एल की यदि हम बात करते हैं 6 मीटर दे रखा है लॉन्ग, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, एल हमको दे रखा है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ना। 6 को आप लोग चेंज भी कर लेंगे बाद में, चलिए कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम कितना दे रखा है आपका 78 into 10 to the power 6। ये दे रखा है आपको कितना 78, आई इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 78 into 10 to the power, मुझे समझाना है इसलिए मैं इतना टाइम आपको ले रहा हूँ, वरना आप लोग तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये 6000 हो जाएगा, mm में यदि कन्वर्ट करेंगे तो mm to the power 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है आपका यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई भी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ई कितना दे रखा है, इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर जो दे रखा है 2.1 into 10 to the power 5 into 10 आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। सिंपली यदि हम बात करते हैं, यदि हम फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो फिक्स्ड बीम के लिए यदि पॉइंट लोड सेंटर पर कैरी करता है तो आपका मोमेंट
अब एम ए की बात करते हैं तो एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू होता है क्या, पी एल अपॉन, ठीक है, बी। ये आपका क्वेश्चन में होता है, पी एल अपॉन 8 होता है, ठीक है। पी एल अपॉन 8 डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना था, ठीक है। तो आपका लोड कितना देगा, 50 किलो न्यूटन दे रखा है ना, 50 न्यूटन में चेंज कर दीजिए, 50 इंटू, ठीक है, 50 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू कितना दे रखा है, लेंथ आपका 6 दे रखा है बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 37, ठीक है, 6 + 30, ठीक है, 37,500, ठीक है, आपका न्यूटन मीटर। जो किलो न्यूटन मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 37, आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 37.5। आपको न्यूटन में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 37.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन सी मिल गया। चलेंगे आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q, a label was set upon the line PQ 60 मीटर फ्रॉम P। अब देखिए PQ के लिए कह रहा है ना, 60 मीटर फ्रॉम का है आपका P से, ठीक है, एंड 1280 मीटर फ्रॉम Q, मतलब Q से ज्यादा दूरी है, याद रखिएगा। द रीडिंग obtained on the staff kept at P and Q were respectively 0.545 meter and 3.920 meter. Find the true difference between P and Q। अब P and Q में आपको ट्रू डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम लेवल P। यदि हम डिस्टेंस फ्रॉम लेवल टू P कितना दे रखा आपका, ये दे रखा है आपका 60 मीटर, 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। यदि हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम लेवल टू Q, यदि हम लेवल से बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम लेवल टू Q की यदि हम बात करें तो कितना दे रखा आपका, ये दे रखा 1280 मीटर, कितना दे रखा आपका 1280 मीटर। अब यहाँ पर जो है आपका स्टाफ रीडिंग यदि हम बात करते हैं, आपका स्टाफ रीडिंग एट P यदि हम बात करते हैं, एट P ये अब कितना दे रखा है 0.545 मीटर, 45 मीटर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आपका स्टाफ रीडिंग एट Q की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है 3.920 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अच्छा, यदि हमको ट्रू डिफरेंस पता करना है एलिवेशन P और Q का जो है, उसी को फाइंड करना है। ट्रू डिफरेंस प्राप्त करने के लिए हम क्या करना है, हमको रिफ्लेक्शन और आपका जो है कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण जो इफेक्ट होगा वो देखना पड़ेगा पहले। ये कहाँ पर आएगा, ये आपको समझना जरूरी होता है क्वेश्चन में। तो यदि अपरेंट डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर ऑब्जर्व हम लोग करेंगे, जब भी हम बात करते हैं जो दूर वाला है उस पर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। कहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ये, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट आपका क्लोजर है, P के तो क्लोजर है, मतलब 60 दे रखा है, और Q से दूर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम करेक्शन को कंप्यूट करेंगे Q साइड पे, केवल Q साइड पर करेक्शन को हम लोग कंप्यूट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपका अपना करेक्शन निकाल लेंगे और उसको कंप्यूट कर लेंगे निकाल के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका यदि हम करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन क्या आ जाएगा आपका, D इक्वल टू आ जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, दे रखा है ना, D इक्वल टू हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इसको मीटर है किलोमीटर में चेंज कर लीजिए तो 1.280 किलोमीटर, क्योंकि हम किलोमीटर में लेते हैं अपना। यहाँ पर करेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए कंबाइंड के लिए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0673 इंटू 1.280 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 0.1103। ट्रू डिफरेंस निकाल लीजिए इसके लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, जब माइनस करेंगे तो 3.375 माइनस 0.1103, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा
3.265 मीटर। डिफरेंस निकाल लिए हैं तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of every year. Annual depreciation D equal to 1 minus scrap value upon original value power 1 by life in years। अच्छा, यहाँ कह रहा है आपका किस आपका जो डिप्रिसिएशन के मेथड में हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं ये अपना जो है वैल्यू जो कांस्टेंट परसेंटेज से जो है अपना वैल्यू क्या कर रही है, लॉस कर रही है, ठीक है, आपके बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर, और उसका एनुअल डिप्रिसिएशन आपको दे रखा है, ये आपका ये फॉर्मूला है। यदि हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका जो प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो ग्रेजुअल एग्जम्पशन आपको देखने को मिलता है उसके यूजफुलनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर लॉस हो, आपका स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन वगैरह हो रहा है, उसके कारण जो प्रॉपर्टी के वैल्यू में आपका जो है लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका लाइफ वियर टीयर हुआ, डीके हुआ, ऑब्लेसेंस हुआ, उसके कारण हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके मेथड्स हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, आपका क्वांटिटी सर्वे मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। जब हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ठीक है, वो आपका जो है आपका जो इनिशियल ईयर पर होता है वहां पर हाई रेट से डेप्रिसिएट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सब्सिक्वेंट ईयर्स का। तो यहाँ पर एनुअल डिप्रिसिएशन जो आता है आपका डी इक्वल टू 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू टू द पावर 1 बाई एन। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ सीसी इज द क्रैश कॉस्ट एंड सीएन द नॉर्मल कॉस्ट कोरेस्पॉन्डिंग क्रैश टाइम टीसी एंड नॉर्मल टाइम टीएन इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस द कॉस्ट स्लोप सीएस इज गिवन बाय। यहाँ पर कह रहा है कि आपका सीसी आपका क्या है, क्रैश कॉस्ट है, सीएन आपका नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, और आपका क्रैश टाइम दे रखा है टीसी एंड नॉर्मल टाइम दे रखा है टीएन, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रखा है, आपको पूछ रखा है आपका कॉस्ट स्लोप सीएस इज गिवन बाय। यहाँ पर कॉस्ट स्लोप आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, यदि हम क्रैशिंग की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमको वे क्रैशिंग का क्वेश्चन है। क्रैशिंग आपका क्या होता है, ये आपका मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम जो अपना जो क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए जो है, ठीक है, नॉर्मल टाइम को रिड्यूस करते हैं उसके लिए होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो आपका कॉस्ट स्लोप सीएस आता है, तो सीएस इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर जो सीएस इक्वल टू आता है, ठीक है, तो हमारा सीएस जो आता है वो आता है आपका क्रैश कॉस्ट, आता है आपका क्या, क्रैश कॉस्ट, मतलब आपका यदि हम बात कर रहे हैं सीसी माइनस आपका नॉर्मल कॉस्ट सीएन अपॉन आपका जो नॉर्मल टाइम टीएन माइनस आपका जो है क्रैश टाइम टीसी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला आपका जो है तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IAS 10500/2012 द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर कैडमियम कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज, आपको मिलीग्राम पर लीटर में जो है एज पर IAS 10500/2012 आपका एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ रखा है किसका, कैडमियम का, ठीक है। चलिए हम इसके अकॉर्डिंग जो है अपने कुछ कंपाउंड्स हैं उनका जो है देखते हैं परमिसिबल लिमिट और क्रॉस फॉर रिजेक्शन। तो यदि हम TDS की बात करते हैं तो आपका जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं परमिसिबल आपका 500, कॉज फॉर रिजेक्शन 2000, टर्बिडिटी आपकी 1 यहाँ पर होती है, यहाँ पर 5 होती है, कलर यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, ये सारा डाटा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आपका इसी तरह हम बात करते हैं तो आपका टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं परमिसिबल आपका 1 होता है और कॉज फॉर रिजेक्शन 3 होता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो 500 आपका परमिसिबल होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन आपका 2000 होता है। एल्केनिटी की बात करते हैं तो आपका 200 आपका परमिसिबल होता है, 600 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन होता है। पीएच आपका 6.5 to 8.5 है और कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है। हार्डनेस आपका 200 आपका जो है एक्सेप्टेबल होता है और रिजेक्शन के लिए 600। ऐसे ही क्लोराइड कंटेंट के लिए 250 और 1000, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये फ्री अमोनिया, अच्छा नया वाला टेबल है, आप लोग नए से ही याद रखिएगा, ठीक है। फ्री अमोनिया आपका 0.15 आपका आता है मिलीग्राम पर लीटर में आपका परमिसिबल, और यहाँ पर कोई आपका कॉज फॉर रिजेक्शन नहीं दे रखा है। नाइट्रेट आपका 0 है, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में। नाइट्राइट है, नाइट्रेट आपका 45 और यहाँ पर नो रिलैक्सेशन आपका है, ठीक है। फ्लोराइड कंटेंट 1 और 1.5,
आयरन याद रखिएगा, आयरन पहले ओल्ड में 0.3 आपका जो परमिसिबल था, लेकिन अब 1 है, और कॉज फॉर रिजेक्शन नो रिलैक्सेशन है, ठीक है। ऐसे सल्फेट की यदि हम बात करते हैं 200 आपका एक्सेप्टेबल है और 400 आपका कॉज फॉर रिजेक्शन है। कैल्शियम 25 आपका जो है एक्सेप्टेबल और 200 आपका रिजेक्शन के लिए है, ठीक है। ऐसे ही आप फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की बात करते हैं तो 0.2 आपका एक्सेप्टेबल है और 1 आपका रिजेक्शन के लिए। आर्सेनिक की यदि हम बात करते हैं तो 0.01 आपका जो एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पर अब नो रिलैक्सेशन लिख रखा है, रिजेक्शन है, पहले वर्ल्ड में 0.05 था। यूरेनियम आपका 0.03 है, आपका यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपका अमोनिया की यदि बात करते हैं 0.5 आपका जो है एक्सेप्टेबल है और नो रिलैक्सेशन है, ठीक है। बोरोन की यदि हम बात करते हैं 0.5 आपका जो है एक्सेप्टेबल है, पहले यहाँ पर रिजेक्शन के लिए जो ओल्ड डाटा 1 दे रखा था, अब 2.4 दे रखा है। बेरियम ऐसे ही देख सकते हैं 0.7 और नो रिलैक्सेशन। कॉपर देख सकते हैं 0.05 1.5। मैग्नीशियम देख सकते हैं 30 और 100 है आपका। मैग्नीज आपका 0.1 0.3। कैडमियम क्वेश्चन में पूछ रखा है तो कैडमियम आपका 0.003 नो रिलैक्सेशन, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करते हैं 0.001 और 0.002, ठीक है। ऐसे आप लोग सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैडमियम पूछ रखा है 0.003 आपका हो जाएगा सही ऑप्शन डी। ये टेबल आप लोग याद रखिएगा, न्यू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज टू रिमूव डॉट प्रेजेंट इन द म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। का जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ठीक है, वो आपका जो म्युनिसिपल या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसमें से क्या रिमूव करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपका एक बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं आपका, जिसके द्वारा हम जो है अपना जो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको सस्पेंशन जो सस्पेंशन है आपका रिएक्टर का उसमें रखते हैं, और वो क्या करता है, जो भी आपको सोल्यूबल एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है वेस्ट वाटर के, उसको डिकम्पोज करता है और स्टेबलाइज करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट वाटर में जो प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके दौरान क्या कर, और यदि हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो कितना आपको कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ये आपको बीओडी पता करते हैं। तो मेनली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से हम बीओडी को जो है रिमूव कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट इज द लार्जेस्ट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 20 days फॉर M40 concrete whose standard deviation is determined as 4 न्यूटन पर mm²। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है तो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा दे रखा है आपको कितना, सिग्मा दे रखा है आपका 4 न्यूटन पर mm², ठीक है। आपका FCK दे रखा है कितना, FCK आपको दे रखा है आपका 40 न्यूटन पर mm²। M40 दे रखा है 40 न्यूटन पर mm²। आपको पता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए हम बात करते हैं, FCM के लिए हम बात करते हैं, क्या आता है आपका FCK प्लस 1.65 आपका स्ट्रेंथ आपका सिग्मा, ठीक है। तो आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, आपको वैल्यू पुट करिए फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस 1.65 इंटू आपका 4, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 46.6 न्यूटन पर mm²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल गया। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, कैलकुलेट द रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ 250 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन पे आपको पूछ रखा है ना, चलिए इसके लिए पूछ रखा है आपको, यहाँ पर पूछ रखा है 250 न्यूटन फोर्स के लिए पूछ रखा है आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो 250 न्यूटन फोर्स ये रहा हमारा 250 न्यूटन फोर्स, इसके लिए एंगल यदि हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 90 - 20, अब 90 माइनस इसको करते हैं तो ये आप कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, 20 कर देंगे 70 डिग्री हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। इन फोर्स के लिए 20 डिग्री हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 20 है तो इसके लिए यदि हम बात कर रहे हैं ना 250 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। 250 के लिए 20 डिग्री, तो इसको माइनस कर लीजिए, आपको कितना हो जाएगा 90 डिग्री में से 70 डिग्री। आपको पता है एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 250 इंटू आपका कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री
सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आएगा 85.50 न्यूटन। ठीक है, सही ऑप्शन सी मिल जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर बीम्स, इफ द कंडीशन इज सिमेट्रिक बीम एंड लोडिंग, देन द स्टिफनेस फैक्टर के फॉर द सेंटर स्पैन इज। आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कह रहा है बीम के लिए आपका कंडीशन दे रखा है सिमेट्रिक बीम एंड लोडिंग, बीम और लोडिंग दोनों सिमेट्रिक है, देन द स्टिफनेस फैक्टर की आपको सेंटर स्पैन को पूछ रखा है, जहां पर एल क्या है, स्पैन है, और आपका EI कांस्टेंट है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं स्टिफनेस ऑफ मेंबर, यदि आपका जो है फादर एंड है आपका और वो फिक्स है, ठीक है, जब स्टिफनेस ऑफ मेंबर हम बता रहे हैं किसके लिए, फादर एंड यदि फिक्स है तो 4EI/L आएगा। यदि आपका जो है फादर एंड हिंज्ड है तो 3EI/L आएगा। ठीक है, यदि फादर एंड फ्री है, ठीक है, जब आपका 0 आता है। ठीक है, यदि फार एंड यदि हम बात करते हैं गाइडेड रोलर है तो EI/L आता है। ठीक है, यदि हम सिमेट्रिक बीम विद सिमेट्रिक लोडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंटर स्पैन पे है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हम जब कैलकुलेशन करेंगे सिमेट्रिक कंडीशन के लिए तो आपका जो है 4EI/L आता है। ठीक है, मतलब यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है स्टिफनेस जो फार्दर एंड पर आता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना डी जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन डी नहीं होगा, अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर इन केस ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर मेथड यूज्ड फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट एंड ऑब्जर्वर, क्या है जो आपका जो मूविंग ऑब्जर्वर मेथड होता है ट्रैफिक काउंट वॉल्यूम काउंट के लिए, उसमें ऑब्जर्वर क्या करता है। अब जब हम यदि मूविंग ऑब्जर्वर मेथड की बात करते हैं, इसमें क्या करता है, एक ऑब्जर्वर जो एक व्हीकल पर ट्रेवल करता है रोड के अलॉन्ग, ठीक है, रोड के अलॉन्ग ट्रेवल करेगा और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे हैं, ठीक है, जो उसको ओवरटेक करे उसको रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद जो ड्यूरेशन होती है वो रिकॉर्ड होता है ट्रेवल के समय में। तो इस डाटा को हम यूज किसके लिए करते हैं, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए और ट्रैफिक पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब इसमें क्या करता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो ट्रैफिक के साथ मूव करता है या अगेंस्ट द ट्रैफिक मूव करता है, नंबर ऑफ व्हीकल को काउंट करता है, ठीक है, या जो आपका ओवरटेकन किए है जो है उनको काउंट करता है, टाइम टेबल को जो है काउंट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ब्रिज फ्लोर रिलेटिव टू सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आपको ब्रिज का जो है पूछ रखा है, इसमें से कौन सा जो है आपका जो है आपका फ्लोर के अकॉर्डिंग। अब यदि हम ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन यदि हम फ्लोर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, इसमें आपका डेक ब्रिज, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका डेक ब्रिज है, ये आपका ट्रप ब्रिज है, डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता तो मैं इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन आप लोग केवल नाम याद रखिएगा और आपको फिगर याद करनी है। ये आपका सेमी ट्रप ब्रिज है, क्या ये आपका सेमी ट्रप ब्रिज है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग पोजीशन कह रहा है कौन सा है, तो आपका जो है हम बात करें तो डेक हो जाएगा, यहाँ पर डेक ट्रप ब्रिज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है गिवन द कंडीशन ऑफ टिपिकल मोड ऑफ फेल्योर फुटिंग ऑन सैचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड लोडिंग, व्हाट इज द मोड ऑफ फेल्योर ऑफ फुटिंग इन सैंड। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है फेल्योर का, देखा फुटिंग जो है आपका सैचुरेटेड सैंड सैचुरेटेड पे है, सैचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले पे है, और वहां पर जो अनड्रेन्ड लोडिंग अंडर अनड्रेन्ड लोडिंग है, कह रहा है कि आपका जो है यहाँ पे जो सैंड में जो फुटिंग है उसके फेल्योर का मोड क्या होगा। चलिए कुछ फाउंडेशन है उनके कंडीशन और फेल्योर टाइप को देखते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका फुटिंग आपका जो है ऑन द सरफेस है या आपका सैलो डेप्थ पर है, किसमें वेरी डेंस सैंड में, तो वहां पर जनरल शियर फेल्योर आएगा। ठीक है, आपका फुटिंग यदि सैचुरेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले पर है और अंडर ड्रेनेज लोडिंग है, वहां पर जनरल शियर फेल्योर आएगा। फुटिंग आपका डीपर डेप्थ पर है और डेंस सैंड में है और पंचिंग शियर फेल्योर आएगा। फुटिंग आपका सरफेस पर है या सैलो डेप्थ पर है लूज सैंड में, तो वहाँ पंचिंग शियर फेल्योर आएगा। फुटिंग आपका यदि वेरी डेंस सैंड में है, जहाँ पर जो ट्रांजिएंट आपका डायनामिक लोड आ रहा है, पंचिंग शियर फेल्योर होगा। फुटिंग आपका वेरी डेंस सैंड पर है और अनड्रेन्ड है आपका बाई लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले, तो वहाँ पर पंचिंग शियर फेल्योर आएगा। और फुटिंग आपका सैचुरेटेड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले पर है और अंडर ड्रेन्ड लोडिंग है, तो वहाँ पर पंचिंग फेल्योर या आपका लोकल शियर फेल्योर देखने को मिलेगा। तो हमारे कंडीशन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, हमारे कंडीशन के लिए सही ऑप्शन होगा यहाँ पर जनरल शियर फेल्योर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, जब हम रॉक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, अब जब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें आपका सेडिमेंट्री रॉक आता है। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपका रॉक का फॉर्मेशन जो है ना, आपका जो वेदरिंग एक्शन होती है, वेदरिंग एक्शन के कारण जो है एक दूसरे पर जाकर सेडिमेंट की तरह जम जाता है, उससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे आपका सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल्स, ग्रेवल्स, लिग्नाइट, ट्रिपोली, चौक, ये सब है। जब हम इग्नेस रॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्मा होती है उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन कारण इसका जो है निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आपका ट्रैप है, डोलेराइट है, आपका रियोलाइट है, पिग्मेटाइट है, डायोराइट है, बेसाल्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो जो आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो हैं, यहाँ पर आपको जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उसमें कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलता है, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं, मार्बल जो स्टोन से बना होता है, क्वार्टजाइट आपका सैंडस्टोन से बना होता है। ठीक है, स्टैटिक ऑर्गेनेसिस की बात करते हैं तो ये आपका ग्रेनाइट से बने होते हैं। ये हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो तीन प्रकार से, एक स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉइलेटेड। स्ट्रेटिफाइड की बात यदि हम करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको काटेंगे तो आपको जो लेयर दिखेगा उसमें। सैंड स्टोन है आपका, आपका लाइम स्टोन है, स्लेट है, मार्बल है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं आपका, यदि हम बात करते हैं आपको किसका, यदि हम बात करते हैं आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की बात करते हैं तो आपको कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर काटने पर देखने को नहीं मिलता है और इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते हैं थिन स्लैब में, जैसे ग्रेनाइट है, ट्रैप है। ठीक है, तो ये सब आपकी चीजें होती हैं। और जब हम फॉइलेटेड की बात करते हैं तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो फॉइलेटेड रॉक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ना एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाते हैं, इनकी टेंडेंसी जो होती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट होने की होती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या, फॉइलेटेड रॉक्स होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन की तो उसमें कैलकेरियस रॉक है। ठीक है, आपका सिलिसियस रॉक है, आर्जिलेसियस रॉक है, तो ये सब हमारे केमिकल होते हैं। कैलकेरियस की यदि हम बात करते हैं, नाम से पता हो रहा है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ज़्यादा होगा, जैसे मार्बल, लाइमस्टोन। आर्जिलेसियस की बात करते हैं तो उसमें हाई क्ले एंड एलुमिना कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपको जो है स्लेट हो गया, क्ले हो गया, मड स्टोन, लेटराइट हो गया। सिलिसियस की यदि हम बात करते हैं तो सिलिका मेन कॉम्पोनेंट, जैसे ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, ये सब हो गया। आई होप आप डिटेल इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको जो है करेक्ट पेयर आपको बताना है। ट्रिपोली क्या है आपका, इग्नियस रॉक है। ये पूछ रखा है कि ट्रिपोली क्या है आपका, इग्नियस रॉक है। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात कर रहे हैं अपना ट्रिपोली की, तो क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसका मतलब ये गलत। लाइम स्टोन कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक है, बिल्कुल सही बात है। लाइम स्टोन आपको क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। जिनेसिस कह रहा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये भी आपका सही है, जेनेसिस मेटामॉर्फिज्म से बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट के। अरे चौक क्या है, कह रहा है मेटामॉर्फिक रॉक है, कह रहा है चौक जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि गलत है। चौक क्या है आपका, चौक आपका सेडिमेंट्री रॉक है। आपका मतलब 2 सही है और 3 सही, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है व्हेन कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस रन क्लोज टुगेदर इट इंडिकेट्स ए। जब आपकी कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस जो है ना आपका क्लोजली रन कर रहे हैं एक साथ, तो ये क्या बताएगा। ठीक है, जब कंटूर क्या होता है, कंटूर आपका इमेजिनरी लाइन होता है जो कि आपके इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे बनता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है कंटूर्स के जो है प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 कंटूर लाइन जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस ओवरहैंगिंग क्लिफ के हैं, केव पेनिट्रेशन के हैं, उनको छोड़ करके बाकी ये कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सभी लाइंस यदि हम बात करते हैं, क्लोज लाइंस जो होती हैं वो विद इन मैप बाउंड्री होती हैं या आउटसाइड हो सकती हैं। ठीक है, आपका कंटूर लाइंस की यदि हम बात करते हैं, यदि वेरी क्लोज है जिसका मतलब वो स्टीप स्लोप को बता रहे हैं। ठीक है, यदि आपका जो है जो कंटूर लाइंस हैं, ठीक है, वे मतलब लार्जर डिस्टेंस पे एक दूसरे से बहुत दूर दूर तो जेंटल स्लोप को बताएंगे। ठीक है, यदि आपका क्लोज लाइंस की बात करते हैं, हायर एलिवेशन है, ठीक है, सेंटर में, तो आपका हिल या माउंटेन को बताएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको जाननी है। ठीक है जी, क्लोज लाइन यदि हम बात कर रहे हैं उसका जो है बाहर की यदि आपका जो एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पाउंड या डिप्रेशन को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्टीप स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एज पर IAS 10430/2000 द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ स्टोन पिच्ड लाइनिंग इज। कह रहा है एज पर IAS
430 आपको कह रहा है आपका 2000 लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ स्टोन पिच लाइनिंग की बात कर रहा है, आपका क्या होगा। स्टोन पिच लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका लिमिटिंग वेलोसिटी आती है 1.5 आती है, पिच लाइनिंग के लिए 1.8 आती है, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए 2.7 आती है। सही ऑप्शन 1.5 स्टोन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द apparatus shown in given figure below has a needle of diameter 1.13 plus minus 0.05 mm to determine which property of cement is the apparatus use। यहाँ पर एक आपको निडल दे रखा है जिसका जो डायमीटर दे रखा है 1.13 प्लस माइनस 0.05 mm। कह रहा है कि ये आपको सीमेंट की किस प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए apparatus यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जब हम सीमेंट की सेटिंग को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं भाई, सेटिंग टाइम फाइंड करते हैं जिससे हम कंसिस्टेंसी वगैरह पर्टिकुलर टाइम के लिए बता सकें, स्टिफनिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पर दो तरीके से हमारा सेटिंग टाइम निकालते हैं, एक हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं और एक हमारा फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छा इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं जब हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, और अपनी प्लास्टिसिटी जो है वो आपका जो सीमेंट पेस्ट जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो हमारा टाइम इलेफ्ट जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। और जब वाटर ऐड करते हैं और तब से और जो पेस्ट आपको कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है, यहाँ पर लूज करना स्टार्ट किया है तो इनिशियल सेटिंग टाइम, और कंप्लीटली लूज करता है तो फाइनल सेटिंग टाइम। याद रखिएगा इस डेफिनेशन पे पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं और उस समय समझ में नहीं आता है आपको। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जो विकाट एपरेटस यूज करते हैं, वहां पर यहाँ पर जो नीडल होती है 1 mm स्क्वायर की नीडल को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 प्लस माइनस 0.05 mm मेजर करते हैं आपका बॉटम ऑफ द माउल्ड से। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है कभी भी ऑफिस सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम आपको 30 मिनट्स आता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो नीडल यूज करते हैं वो एनुअल कॉलर का होता है जिसका 5 mm डायमीटर होता है। ठीक है, जो कि आपका जब पेंट्रेट करता है वो एक इम्प्रेशन जो है ना वो क्रिएट करता है 0.5 mm का माउल्ड पे। और जो हम फाइनल सेटिंग टाइप की बात करते हैं उसी के लिए 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो ये नीडल जो यूज कर रहे हैं ना हम किसके लिए कर रहे हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम में कॉलर होती है निडल नहीं होती है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन IS 18001 2007। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं एज पर IS 18001 2007। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, कह रहा है आपका ए सोर्स और सिचुएशन विथ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी और इल हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू द इन्वायरमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज टर्म एज हैजार्ड। कह रहा है कि आपका सोर्स का एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है जहां पर पोटेंशियल आपका जो है हार्म जो ह्यूमंस को देखने को मिल रहा है, जिससे इंजरी हो रही है, हेल्थ इशू हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, ये इन्वायरमेंट आपको डैमेज, तो इसका कॉम्बिनेशन हैजार्ड करते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, इसको हम हैजार्ड करते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, यही हैजार्ड का डिफिनेशन भी है एज पर IS 18001 2007। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है एंड इंसिडेंट डज नॉट इंक्लूड नियर मिस। नो नो नो, इंसिडेंट के लिए हम बात करते हैं कि ये आपका जो है इंसिडेंट के लिए हम बात करते हैं तो इंसिडेंट आपका जो है एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर हम जो पोटेंशियल एक्सीडेंट वगैरह जो होती है उसके लिए नियर मिसेज जो है उसको हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका जो है गलत दे रखा है। ठीक है, ये आपको गलत दे रखा है, यही बता रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको मिल ही गया कि बाकी आप लोग देख सकते हैं, तो सही ऑप्शन बी मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 और जी आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करते हैं ये आपका आ जाएगा कितना, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर बात करते हैं कितना आ जाएगा, गामा अपॉन जी दे रखा है 0.7 दे रखा है ना, ये आपका ये हो जाएगा 0.7 सॉरी 0.7 अपॉन गामा अपॉन कितना देखा 9.81। यहाँ पर गामा निकाल लीजिए तो गामा कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.867 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एज पर IS 1367 पार्ट 3 द यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए बोल्ट ग्रेड 4.6, तो बोल्ट का ग्रेड देखा 4.6, तो आपको यील्ड स्ट्रेस यहाँ पर बताना है। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होगा, पहले अल्टीमेट स्ट्रेंथ याद कर लीजिए, FU याद कर लीजिए। FU निकालेंगे पहले, आपका FU कितना आ जाएगा, तो FU निकालेंगे तो ये आपका 4 पॉइंट कितना, जो 4 इंटू 100, ठीक है। यदि हम बात करें पहले FU निकाल लीजिए, और बोल्ट के लिए तो FU निकालेंगे तो 4 इंटू 100 कर लीजिए, इसका ये हो जाएगा आपका, हम 4.6 वोल्ट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर FU निकल गया। अब हम यील्ड स्ट्रेंथ FY निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, FY आपका जो है FU इंटू 0.6, तो 0.6 इंटू 400, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 400 करेगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में आपको जो ब्रिज दे रखा है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग फिगर्स में ब्रिजेस को देखते रहिए, क्योंकि ब्रिज वगैरह फिगर वगैरह टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। यदि इस ब्रिज की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का टाइड आर्च ब्रिज है, ठीक है, जहाँ पर केबल्स के द्वारा इसको स्ट्रेंथ, हम लोग टेंशन केबल के द्वारा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, टाइड आर्च ब्रिज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Read the following statement regarding the precaution to be considered when collecting wastewater sample and determine whether they true or false। कर आपका जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको इनको पढ़कर बताना है कि आपका जो कौन सा आपका वेस्ट वाटर जो हम सैंपल कलेक्शन करते हैं कौन सा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, पहला कर वेस्ट वाटर सैंपल विल टिपिकली टू बी कलेक्टेड बाय डायरेक्ट फिलिंग द कंटेनर आर बाय यूजिंग an automatic sampler or other device, okay। all samples requiring preservation must be preserved as soon as practically possible, ideally immediately after sample collection। चलिए अब यानी प्रिकॉशंस की बात करते हैं वेस्ट वाटर सैंपलिंग के लिए। तो पहला, हमारा जो भी हम सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल में हमको सबसे ध्यान क्या दे रखना है, हमारा सैंपल जो कॉन्टामिनेट ना हो, जो सैंपल लिए ओरिजिनली वही हमारा जो है टेस्टिंग के लिए जाए, तो साइड से वो कॉन्टामिनेट ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो है सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं। तो हम जब भी सैंपल लेंगे, अब उसको शिपमेंट भी करना है, क्योंकि हमको जो हमारा जो प्लेस है जहाँ से हम लोग सैंपल ले रहे हैं उसे लेबोरेटरी में हमको ले जाना है। तो हम उसको कलेक्ट सैंपल को जो है हम कंटेनर में करते हैं, जिसके लिए हम ऑटोमेटिक सैंपलर या डिवाइस वगैरह का यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वेस्ट वाटर सैंपल को जो है हम डायरेक्टली अपना जो है कंटेनर वगैरह हम फिल करते हैं। उसको हमको इमीडिएटली कलेक्शन करने के इमीडिएटली हमको प्रिजर्व करना होता है, जिसके कारण जो है ये इंश्योर कर सके कि आपको जो सैंपल है उसके प्रॉपर्टी में एनालिसिस से पहले कोई चेंजिंग ना हो सके, ठीक है। तो हम जब भी सैंपल लेते हैं सैंपलर डिवाइसेस वगैरह का यूज करके डायरेक्टली लेते हैं, जिससे आपको कोई जो है कॉन्टेक्ट वगैरह जो है डिवाइस का जो है आपका सैंपलर कॉन्टेक्टर से ना हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कलर वेस्ट वाटर सैंपल टिपिकली कलेक्टेड बाय डायरेक्टली फिलिंग द कंटेनर और बाय यूजिंग ऑटोमेटिक सैंपलर और डिवाइस, ठीक है। ये भी बात सही है, हम उसको लेते ही करें। ऑल सैंपल्स रिक्वायर प्रिजर्वेशन, ये भी आपका सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक ऑन ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व रेडियस 290 मीटर एंड डिजाइन स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। आपको भी कितना दे रखा है, v इक्वल टू दे रखा है आपका 65 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और आपका r कितना दे रखा है, रेडियस 290 मीटर दे रखा है, ठीक है। आपको पता है e इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 225 r। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 65 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू 290, डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट फाउंडेशन सोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर मैट फाउंडेशन दे रखा है, आपको बताना है कि ये किस टाइप का मैट फाउंडेशन है, ठीक है। जब मैट फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो मैट फाउंडेशन को हम राउट फाउंडेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस थिक रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब होता है, जो कि सॉइल के ऊपर जो है टोटल एरिया को क्या करता है, कवर करता है ग्राउंड का,
ठीक है, एक मतलब फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम मैट फाउंडेशन की बात करते हैं, इसमें कई टाइप के मैट फाउंडेशन होते हैं, जिसमें आपका फ्लैट प्लेट राफ्ट होता है। फ्लैट प्लेट राफ्ट की बात करते हैं, ये आपका स्मॉल और लाइट वेट लोडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो फाउंडेशन होता है वो आपका स्टेबल होता है, और सॉइल जो होती है वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो रेनफोर्समेंट बार्स होते हैं वो जो है प्रोवाइड करते हैं आपका टॉप और बॉटम के डायरेक्शन में। ठीक है, जिससे आपको एक मेस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। दूसरा होता है आपका थिक एंड प्लेट अंडर कॉलम्स। इसमें जो थिकनेस होती है आरसीसी स्लैब की, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक। ठीक है, ये वहां पर सूटेबल है जहां पर आपका जो है कॉलम का जो लोड है वो बहुत हाई है। ठीक है, और वहां पर फ्लैट प्लेट राफ्ट जो है वो आपका एफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर इसको यूज करते हैं। स्लैब बीम कंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करते हैं, स्लैब एंड बीम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम स्लैब बीम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा मैट फाउंडेशन है, ठीक है, जहाँ पर बीम्स को जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, और आरसीसी स्लैब से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका सूटेबल किसके लिए होता है? अनइक्वल लोड्स वगैरह जहाँ पर होती है, स्पेसिंग लार्ज है, उसके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को, ऐसे ही पाइल अप फाउंडेशन है। ठीक है, ये आपका सॉइल पर जो है सपोर्ट किया जाता है पाइल्स के द्वारा, और ये हाई कॉम्प्रेसिव सॉइल्स के लिए आपका जो है सुटेबल होता है। यदि हम फिगर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फ्लैट प्लेट थिकेंड आपका अंडर कॉलम है। ये आपका मैट फाउंडेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज्ड फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। करें इसमें से कौन सा जो है वाटर प्रूफिंग मटेरियल नहीं है जिसका हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफिंग यदि हम बात करते हैं तो अपने बिल्डिंग वगैरह जो है हम क्या करते हैं, हम अपने ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं जिससे आपका जो है वाटर वगैरह का जो पेंट्रेशन ना हो आपके बिल्डिंग वगैरह में, तो उसके लिए हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। जैसे इपॉक्सी बेस्ड कोटिंग हो गया, बिटुमिन फिल्ट हो गया, ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड इमल्सन वगैरह हो गया, उसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स यहाँ पर देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट पेस्ट वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स मटेरियल है, लिक्विड बिटुमिनस मेम्ब्रेन्स वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, सीट मेम्ब्रेन्स वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बट यहाँ पर यदि हम देखते हैं, यदि हम गनी बैग वाइपर से देखते हैं तो ये आपका जो किसके लिए यूज करते हैं, क्यूरिंग के लिए इसको यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इन इट इज कॉल्ड। कर आपका जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये हम बात करते हैं जो रेशियो आपका जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू असर्शन टेक्निक यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज और करेक्ट? करेक्ट असर्शन सॉरी एरेशन टेक्निक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो एरेशन टेक्निक होता है करा इसके लिए कौन से यहाँ पर करेक्ट है? इट रिमूव्स टेस्ट एंड ऑर्डर कॉज्ड बाय गैसेस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो वाटर होता है ना उसको हम एयर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो डिजॉल्व गैसेज है वो निकल सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जितनी भी ऑक्सीडाइज मेटल्स वगैरह हो गए, आयरन वगैरह, उसको हम लोग निकाल सकें। अब इससे क्या होता है कि आपके वोलेटाइल जो है केमिकल्स भी उनका भी रिमूवल हो जाता है। तो आपका एरेशन टेक्निक की यदि हम बात करते हैं तो एरेशन टेक्निक में हमारा टेस्ट ऑर्डर वगैरह जो है, जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन का आ रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहला आपका सही है, पहला आपका इट कन्वर्ट्स आयरन एंड मैंगनीज फ्रॉम देयर इनसॉल्युबल स्टेट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर इट रिड्यूसेस द पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता, केवल एक ही इसका ये काम है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ओनली वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और रोलिंग ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी? आपका जो करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है किसके लिए आपको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग और रोलिंग रोलिंग ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी के लिए हम बात करते हैं तो ऑसिलेशन का आपका जो आता है फॉर्मूला टी इक्वल टू क्या होता है टाइम पीरियड के लिए, 2 पाई अंडर रूट k² अपॉन GM/G। ये क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, GM क्या है मेटा सेंटर हाइट, और स्मॉल g आपको पता है रेडियस आपका जो है। सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म
व्हाइट टॉपिंग यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में एक हम लोग जो है वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं व्हाइट टॉपिंग। कह रहे हैं क्या बताता है? यदि हम व्हाइट टॉपिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली ये बताता है कि आपका जो बिटुमिनस पेवमेंट है, ठीक है, उस पर हमने क्या किया है, उस पर हमने पोर्टलैंड सीमेंट जो है ना उसको लगाया है, ठीक है, उसमें पोर्टलैंड सीमेंट को हमने बिछाया है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्हाइट टॉपिंग, ठीक है। कन्वेंशनल व्हाइट टॉपिंग की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 200 mm और मोर। थिन व्हाइट टॉपिंग आपकी जो होती है 100 to 200 mm, और अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग आपकी लेस देन या इक्वल टू 100 mm होती है। यहाँ सही ऑप्शन पोर्टलैंड सीमेंट ओवर ले कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग बिटुमिनस पेवमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ओवरहैंगिंग बीम कैरिंग यूडीएल ऑफ 2 kN per meter over the entire length is shown in the following figure. Calculate the reaction at A. ए पर रिएक्शन आपको बताना है, ठीक है। आर ए बताना है, सिंपल है, आर ए इक्वल टू यहाँ बताना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ए बताना है तो यहाँ से लीजिए, तो आर ए इंटू कितना टोटल है 4 इंटू यहाँ पर कितना है 2, 4 + 2 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 33 kN। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर द नंबर shown in क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो है आपको सही यहाँ पर क्रम बताना है, ठीक है। यहाँ पर सही क्रम आपका क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर सही क्रम में आपको बताना है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आपका टिपिकल, यदि कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सील कोट होता है, सरफेस कोर्स होता है, ट्रैक कोट होता है, बाइंडर कोर्स होता है, प्राइम कोट होता है, बेस कोर्स होता है, सब बेस कोर्स होता है, कंपेक्टेड सबग्रेड होता है, नेचुरल सबग्रेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या है आपका सील कोट है, फिर आपका सरफेस कोर्स है, फिर आपका टैग कोट है, फिर आपका बाइंडर कोर्स है, फिर आपका जो है प्राइम कोट है, बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है, कॉम्पेक्टेड सबग्रेड है, नेचुरल सबग्रेड, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं एक एक चीजें। हमारे यदि हम बात करते हैं तो पहले टैग कोट आएगा, फिर सील कोट आएगा, फिर प्राइम कोट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एज पर IRC 5/2/2019 in case transition curve is not there or adequate length cannot be provided due to some reason, super elevation should be attained on the straight reach and balance of the circular curve। कह रहा है कि आपका एज पर IRC 5/2/2019 कह रहा है कि एक ट्रांजिशन कर्व जो है, इनके सब ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, जहाँ पर एडिक्वेट लेंथ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कह रहा है कि वहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहा है कि जो सुपर एलिवेशन हम रखेंगे स्ट्रेट रिच पर जो होगा वो सर्कुलर बैलेंस से कितना होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू IRC 5/2/2019 की बात करते हैं, तो आपका ट्रांजिशन कर्व यदि हम दे रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है या एडिक्वेट लेंथ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर जब हम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं, जो हमारा स्ट्रेट रीच होता है ना बिफोर द कर्व बैलेंस करने के लिए, वो हमारा कभी भी स्ट्रेट रीच आपका 2/3 लेते हैं, ठीक है। कितना लेंगे अपना 2/3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशनशिप ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, बेंडिंग मोमेंट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ रखा है जिसमें रिलेशनशिप बताना है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, बेंडिंग मोमेंट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आपको पता ही है कि आपका जो है क्या होता है, EI/y इक्वल टू आपका डबल इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट। सही ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू RCC बीम इज करेक्ट। कर इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है RCC बीम के लिए करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन गलती है, ठीक है, हम उसको सही करा देंगे, आपको नॉट करेक्ट होगा, ठीक है, नॉट करेक्ट होगा, यहाँ पर नॉट करेक्ट होगा। कह रहा है कि इन केस ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन द फुल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट सेल बी टेकन एज 0.003 FCK। लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में कह रहा है परमिसिबल स्ट्रेस जो हम फुल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पे लेते हैं 0.003 FCK लेते हैं, जो कि गलत है। फुल एरिया पर यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डाटा गलत है, वो हम लेते हैं 0.25 FCK लेते हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है, तो ये आपका ये गलत दे रखा है, ठीक है। अब परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस का 0.045 FCK होता है, तो ये आपका गलत दे रखा है। अरे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेल कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन दोनों होता है, फ्लेक्सुरल कंप्रेशन दोनों होता है, ठीक है, ये भी आपका। फेल्योर ऑफ ओवर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन इज कैटास्ट्रोफिक इन नेचर अंडर रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, ये भी आपका लाइक अंडर बीम सेक्शन वही है, कैटास्ट्रोफिक होता है, ये भी सही है। तो आपका गलत स्टेटमेंट देखिए ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ प्लानिंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जब हम प्लानिंग करते हैं डिफरेंट स्टेजेस की, यदि हम बात करें किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो आपका कह रहा है कि आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा। तो जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं ना किसी कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट के, हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग क्या होता है, ब्रीफिंग आपका इनिशियल स्टेज होता है आपका प्रोजेक्ट का, जिसमें हम ये ब्रीफ करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपका गोल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें हम जो है ना, आपको क्लाइंट जो है ये सारी चीजें अपना पहले कहता है, आपको ब्रीफ करता है कि ये चीज हमको ऐसे ऐसे चाहिए। ठीक है, जब ये ब्रीफिंग हो जाती है उसके बाद आती है डिजाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका डिजाइन फेज होता है जहाँ पर आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, वो डिटेल्ड प्लान वगैरह जो स्पेसिफिकेशन जो ब्रीफ किया है क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंग विजुअलाइज करके स्टेज को आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जब आप लोग एक प्लान वगैरह तय कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह तय कर लेते हैं, तब आपका टेंडरिंग आता है। ठीक है, आपका जो है टेंडर खुलता है। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो आपके टेंडर में अपने बिड को सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो है जब टेंडर पास हो जाता है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, तब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। और उसके बाद अंतिम चीज है कमीशनिंग। जब सारा कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फाइनल स्टेज में क्या करेगा, प्रोजेक्ट को जो है, जो क्लाइंट है उसको जो है कमीशन करेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका पहले हमारा क्या हुआ, पहले ब्रीफिंग, तो आर चार तो 2 एलिमिनेट, तो ये हो गया 2 एलिमिनेट। ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग करने के बाद हम डिजाइनिंग करेंगे, मतलब क्यू। ठीक है, ये ऑप्शन ए मिल गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा इफ द पॉइंट एम इज बिलो द जी, द फ्लोटिंग बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज shown in the following figure. The disturbing couple is acting in the clockwise direction. यहाँ पे देखिए ये clockwise direction में काम कर रहा है। The couple due to buoyant force Fg and W is also acting in the clockwise direction. ठीक है, and thus overturning the floating body. यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी आपको फ्लोटिंग बॉडी की बतानी है कि कौन सी स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा। जब आपका जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की यदि बात करते हैं क्या होता है, यहाँ पर सबमर्ज बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो जी बिलो बी होता है। फ्लोटिंग बॉडी के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका एम अबव जी होता है, और जो बी एम होता है वो ग्रेटर देन बी जी होता है, और जी एम इक्वल टू एम बी माइनस बी जी आपको देखने को मिलता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जी अबव भी होता है आपका। ठीक है, और इस तरह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। हम अपने क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं ना, अपने क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका जो है, यदि हम बात कर जी क्या है, बी के ऊपर है, ये आपका एक प्रकार का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following theorem states the change of slope between any 2 points on elastic curve of a beam is equal to the net area of the bending moment diagram between these points divided by flexural rigidity EI। कह रहा है आपका जो है कौन सा थ्योरम स्टेट करता है कि जो चेंज ऑफ स्लोप होता है 2 पॉइंट्स के बीच में आपका इलास्टिक कर्व ऑफ बीम के लिए, वो इक्वल होता है आपका नेट एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इन पॉइंट के बीच जो कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से हम डिवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं अपना मोहर्स थ्योरम की यदि हम बात करते हैं, तो मोहर्स थ्योरम 1 की यदि हम बात करते हैं, तो ये मोहर्स थ्योरम 1 जो है यही कहता है कि आपका जो चेंज ऑफ स्लोप होता है 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिक कर्व ऑफ बीम का, वो आपका नेट एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उसमें फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड करते हैं तो आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोहर्स थ्योरम 1। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एन एग्जांपल ऑफ ए ड्रायर यूज इन वार्निशेस। कह रहा है वार्निशेस में जो हम ड्रायर यूज करते हैं उसका एग्जांपल आपको बताना है। ठीक है, तो वार्निशेस की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है रेजिन, ऑयल, अल्कोहल या टर्पेंटाइन का। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने सरफेस पे वार्निश वगैरह जो है लगाते हैं, जो कि आपका जो है सरफेसेस को जो है आपका जो वुड वर्क पे लगाते हैं, वुड वर्क वगैरह पे लगाते हैं, उसको डीके होने से बचाता है। ठीक है, और ये आपका सॉल्वेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का रेजिन जो है इसमें यूज करते हैं। और ड्रायर्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो ड्रायर यूज करते हैं वो ड्रायर क्या करता है, आपका ड्राइंग प्रोसेस को एसलरेट करता है। इसके लिए हम लेड एसिलेट आपका जो है लेड एसीटेट वगैरह का यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेड एसीटेट। ठीक है,
यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ वार्निश दे रखा है, जैसे ऑयल वार्निश है, स्पिरिट वार्निश है, वाटर वार्निश है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ ब्रिक एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। यहाँ पर टाइप ऑफ ब्रिक दे रखा है, आपको करेक्ट पेयर आपको बताना है। एक आपका पेल ब्रिक्स दे रखा है, एक बॉडी ब्रिक दे रखा है, एक आर्च ब्रिक। चलिए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं पेल ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ये आपके पॉइंट ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। ये आप क्या होते हैं, अंडर बर्न्ट, याद रखिएगा क्या आपके अंडर बर्न्ट ब्रिक्स होते हैं, जो कि आपका जो किल्न का आउटर पोर्शन होता है वहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। ये अंडर बर्न्ट होते हैं, इसका मतलब तो क्या हुआ, वो टेम्परेचर जो किल्न का है ना, वो वहां पर सही से नहीं पहुंच पाता है। कभी भी किल्न में यदि हम बात करते हैं भट्टी में, आउटर पोर्शन पर जो है सही से आपका जो है टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब इनमें जो है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह सही से फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। ये टिपिकली आपका जो आउटर पोर्शन जो किल्न का होता है, जहाँ पर टेम्परेचर लोअर होता है, वहां पर पाए जाते हैं। बॉडी ब्रिक्स की बात करते हैं, तो बॉडी ब्रिक्स जो होती हैं आपकी वेल बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं। क्या होती है, ये वेल बर्न्ट ब्रिक्स होते हैं, जो कि आपका सेंट्रल पोर्शन ऑफ किल्न पर पाया जाता है, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड ब्रिक्स होते हैं, जो कि प्रॉपर्ली बर्न्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपका आइडियल होता है, जिससे हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो है ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। इसको हम लोग क्लिंकर ब्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो ओवर बर्न्ट ब्रिक्स जो है उनको क्लिंकर ब्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनर पार्ट से आपका जो है किल्न का मिलता है, बट वो आपका बॉडी ब्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो जनरली डार्कर होते हैं, जो ओवर बर्न्ट ब्रिक्स होते हैं ना वो डार्कर होते हैं, बॉडी ब्रिक्स तो वो अलग होते हैं, ठीक है। आर्च ब्रिक्स की बात करते हैं, तो आर्च ब्रिक्स जो होते हैं ये आपको ओवर बर्न्ट ब्रिक होते हैं, जिसको हम क्लिंकर ब्रिक्स भी कहते हैं। ये आपका जो इनर पोर्शन होता है किल्न का, वहां से पाए जाते हैं, ठीक है। अब अदर ब्रिक्स भी आप लोग देख सकते हैं टाइप, जैसे इंजीनियरिंग ब्रिक्स है, आपका फेसिंग ब्रिक्स है, आपका कॉमन ब्रिक्स है, ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी चीजें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अरे पेल ब्रिक्स का द ब्रिक्स विच आर अंडर बर्न्ट ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम आउटर पोर्शन ऑफ किल्न, बिल्कुल सही बात है, ये आपको बिल्कुल सही मिल गया। अरे बॉडी ब्रिक्स द ब्रिक्स विच आर ओवर बर्न्ट ऑल्सो नोन एज, नहीं बॉडी ब्रिक्स को हम जो है ओवर बर्न्ट ब्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ओवर बर्न्ट होते हैं लेकिन इसको क्लिंकर ब्रिक नहीं कहते हैं, ये भी इनर पोर्शन से मिलता है, ये पर गलत है, वो ओवर बर्न्ट ब्रिक्स अलग है, ठीक है। ये वेल बर्न्ट होते हैं ये। अरे आर्च ब्रिक्स द ब्रिक्स विच आर वेल बर्न्ट ब्रिक्स, नहीं ये ओवर आपका होता है, ओवर बर्न्ट होता है, ठीक है। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है, ए वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर मेल पब्लिक रेस्टरूम्स द अंडर वाटर क्लोजेस्ट सेल बी। जो मेल पब्लिक रेस्टरूम्स होते हैं वहां पर जो आपका जो है वाटर क्लोजेट होता है वो कितना रखते हैं। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जब वाटर क्लोजेट की बात करते हैं मेल वाले में, ठीक है, 1 फॉर 100% अप टू 400%, फॉर ओवर 400% आपका जो है एक के रेट से पर 250% जो है ऐड करते जाते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए 2 पर 100% अप टू 200%, फॉर ओवर जो है आपका 200% ऐड एट रेट ऑफ 1 पर 100%, ठीक है। तो ये ऐड करते हैं। ऐसे ही स्टाफ्स के लिए मेल के लिए 1 फॉर 15%, 2 फॉर 16 to 35%, 1 पर 1 फॉर 1 to 12%, 2 फॉर फीमेल के लिए आपका 13 to 25%। ये भी आपको याद रखना है। तो अब सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, तो 1 पर 100% अप टू 400%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका द स्पेसिफिकेशन स्टेपुलेट्स दैट ए सीमेंट हैविंग ए मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ मोर देन 3% शुड बी टेस्टेड फॉर साउंडनेस बाई। फिर एक आइडिया आपका जो है मैग्नीशिया कंटेंट 3% से ज़्यादा हो गया आपका सीमेंट में, तो इसकी टेस्टिंग हम साउंडनेस की जो है किससे करते हैं, साउंडनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो हम साउंडनेस का टेस्ट जो है या तो लीच एटलेस एपरेटस से करेंगे या ऑटोक्लेव मेथड्स की बात करते हैं। एक्चुअली जो आपका सीमेंट में एक्सपेंशन होता है ना, उसी को साउंडनेस, उसी के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेंशन जो होता है आपका लाइम और सिलिका कारण हो सकता है। तो लाइम को यदि हम बात करते हैं, तो लाइम को हम फाउंड किससे, लीच एटलीवर से कर सकते हैं। उसके द्वारा सिलिका जो है, सॉरी एक्सेस मैग्नीशिया, सिलिका कह दिया मैंने, एक जो एक्सेस मैग्नीशिया उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऑटोक्लेव से हम केवल फ्री लाइम को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी साउंडनेस टेस्ट में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, लीच क्लियर से केवल फ्री लाइम फाउंड कर सकते हैं। लेकिन ऑटोक्लेव मेथड की बात करते हैं, तो ऑटोक्लेव मेथड से हम आपका मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों को फाइंड कर सकते हैं, और इसी से हम ये ऑब्टेन करते हैं कि आपका जो मैग्नीशिया कंटेंट जो होती है वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्लेव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 if 30 cubic meter quantity is required of AM30 grade of concrete at a site, then
व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स स्पेशल्स रिक्वायर्ड टू टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए पूछ रखा है एज पर IS 456-2000 आपका 30 क्यूब्स पर मीटर क्वांटिटी M30 ग्रेड के लिए पूछ रखा है। तो यदि हम बात करते हैं तो 1 to 5 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, 1 to 5 मीटर क्यूब है तो वहाँ पर हमारा जो होता है क्यूबिक मीटर में होता है, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल 1 लेते हैं, 6 to 15 के लिए 2 लेते हैं, 16 to 30 के लिए 3 लेते हैं, आपका 31 to 50 के लिए 4 लेते हैं और ग्रेटर देन 50 के लिए 4 प्लस नंबर ऑफ ईच ऑफ 50 मीटर क्यूब हम लोग जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कह रहा है किसके लिए 30 के लिए कह रहा है, यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका dot is caused by air masses that strike some natural topographic barriers like mountains. These air masses cannot move forward and hence rise up causing condensation and precipitation। कह रहा है कि आपका जो है कौन सा ऐसा आपका जो है प्रिसिपिटेशन है जिसमें एयर मासेस जो होती हैं वो नेचुरल ओरोग्राफिक बैरियर्स जो है उनसे स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये जो है आगे की ओर बढ़ नहीं पाती है तो ऊपर की ओर राइज होती हैं और उनका कंसन अब कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रिसिपिटेशन होता है। जब हम ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं उसमें क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर मासेज हैं वो क्या करते हैं, वो आपके किसी नेचुरल टोपोग्राफिक बैरियर्स माउंटेन्स वगैरह टकराती हैं, टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, उसके बाद कूल होती है, उसके बाद उनका कंडेंसेशन होता है और उसके बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये हमारा हो गया ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू जियोडेटिक सर्वेइंग एंड डिटरमाइन वेदर दे ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में आपका क्वेश्चन है। एक सेकंड, थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा दो, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, थोड़ा लैपटॉप चार्ज नहीं था तो उसको चार्ज में लगाया। तो यदि हम सर्वेइंग की बात करते हैं तो वहां पर पूछ रखा है आपको किसके लिए, कह रहा है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए आपको कौन सा ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। अब जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करते हैं, दो तरीके से हम बात करते हैं, एक हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं इसकी, एक हम बात करते हैं प्लेन सर्वे की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं किसकी, जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं। जियोडेटिक सर्वे की बात हम लोग करते हैं। अब जब हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में हम जो है अपना जो है अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी जियोडेटिक में अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, आपका प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो यदि हम बात करते हैं प्लेन सर्वे में तो आपका जो ट्रायंगल फॉर्म होता है प्लेन ट्रायंगल फॉर्म होता है। जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में आपका जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो आपका स्पेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हम एरिया की बात करते हैं तो आपका प्लेन सर्वे के लिए जो एरिया होता है, ठीक है, वो आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर लेते हैं और आपका जियोडेटिक के लिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, नहीं, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। शेप ऑफ अर्थ को हम अकाउंट कर रहे हैं तो आपका जियोडेटिक है तो बिल्कुल सही है। ऑल लाइंस लाइंग इन द सर्फेस आर कर्व्ड लाइंस एंड द ट्राइंगल्स आर स्पेस, आपका स्फेरिकल ट्राइंगल, तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द हेड ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस इज मोर देन डॉट टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, द ऑरिफिस इज कॉल्ड स्मॉल ऑरिफिस। कह रहा है कि आपका जो हेड ऑफ लिक्विड आपका जो है, जो कि जो हेड ऑफ लिक्विड है फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑरिफिस है, यदि मोर देन कितना होना चाहिए आपका स्मॉल ऑरिफिस के लिए। जब हम स्मॉल ऑरिफिस की बात करते हैं तो स्मॉल ऑरिफिस में जो आपका जो है जो डेप्थ स्मॉल ऑरिफिस की बात करते हैं तो जो लिक्विड सेंटर से होता है ना वो आपका कितना 5 टाइम्स जो होता है, ठीक है, डेप्थ के, तो वो होता है हमारा स्मॉल ऑरिफिस, तो सही ऑप्शन 5 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स यूज्ड इन वैल्यूएशन आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो कि आपका टर्म्स रिलेट कर रहे हैं वैल्यूएशन से, आपको बताना है कौन सा करेक्ट और या इनकरेक्ट है। The value of property at the end of utility period without being dismantled is known as scrap value। अरे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके यूटिलिटी पीरियड के एंड हो जाने पर और विदाउट डिसमेंटल है तो उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और ए स्ट्रक्चर रिड्यूस ड्यू टू रीजन दैट इट्स
आउट ऑफ डेट इन स्टाइल इज नोन एज ऑब्लिसेंस। चलिए एक बार इनके बारे में देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पे आते हैं। जब स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ये वह सेल वैल्यू होती है जहां पर आपका मटेरियल जो होता है एसेट का, वो क्या होता है, डिसमेंटल हो जाता है और उसका जो यूजफुल लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, एंड हो जाता है। वो जो वैल्यू होती है वो आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और ये आपका जनरली आपका 10% कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आता है। ऑब्सोलेसेंस की बात करते हैं, ये आपका जो है प्रॉपर्टी की वह वैल्यू होती है, लॉसी वैल्यू है, जिसमें आपका जो डिजाइन में, फैशन में, स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज आता है, जहाँ पर यूटिलिटी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो ये आपका जो है ऑब्लिसेंस कहलाता है। सॉल्वेज वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपका एसेट का जो है विदाउट डिसमेंटल आपका जो है एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पर जो वैल्यू आती है उसको हम सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो आपका जो नेसेसरी डेप्रिसिएशन वगैरह जो है उसको हटाकर जो वैल्यू आती है आपके जो एसेट की, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू कहते हैं। और मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका मार्केट में जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसको हम मार्केट वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रकार आपका जो है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट डिसमेंटल, नहीं डिसमेंटल होना चाहिए तब उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। और द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट ए स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड टू द रीजन दैट इट्स आउटडेटेड इन स्टाइल, तो उसको ऑब्लिसेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बी आपका करेक्ट है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ आपको पूछ रखा है कौन सा सही पेयर होगा, ठीक है। करे पोलर मोमेंट इनर्शिया, करे प्रोडक्ट ऑफ द एरिया और मास एंड स्क्वायर द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ग्रेविटी ऑफ एरिया फ्रॉम एन एक्सिस, जो करे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, ठीक है। हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ये तो गलत दे रखा है, पहले ही ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत है। करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट एक्सिस प्रोडक्ट एरिया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, आई इक्वल टू आता है आपका एम आर स्क्वायर, ये भी आपका गलत दे रखा है। पहला आपका जो है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए डिस्टेंस सच दैट इट्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गिवन एरिया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज गिवन टू आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, ये आपका सही है। ओनली 3 इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट आरसीसी कॉलम्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पर आरसीसी कॉलम्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप बताना है कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। आपका स्टेटमेंट ए, कंसिडरेशन ऑफ शियर इन कॉलम इज यूजुअली निग्लेक्टेड बिकॉज द शियर स्ट्रेसेस आर जनरली लो। बिल्कुल सही बात है। जब हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन की बात करते हैं कॉलम की, तो वहां पर एक्सियल लोड जो होता है प्राइमरली उसको रेसिस्ट करता है। शियर स्ट्रेसेस जो कॉलम में होती है वो बहुत लोअर होती हैं, इसके कारण हम उसको जो है अपना जो है हम लोग जो कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड ए परमिसिबल मेंबर कैन बी classified as short column if its slenderness ratio with respect to major principal axis and minor principal axis both are less than 12। तो ये भी आपका सही है आपका इसके लिए शॉर्ट कॉलम के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग दैट इज द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एसेसिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट इज शोन गिवन फिगर। द फॉर्मूला टू कंप्यूट डी डिस्टेंस आपको बताना है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के लिए, जहाँ पर अब द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इनएसेसिएबल है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो डिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं तो वो होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका बी इंटू 10, बी इंटू आपका जो है 10 अल्फा अपॉन बी आपका 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए फॉर ए बीम एबीसीडी शोन इन द गिवन फिगर। तो इसके लिए हम क्या बताना है, इसके लिए हमको बताना है आपका जो है फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है फिक्स्ड एंड पे मोमेंट आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा फिक्स्ड एंड पे पूछ रखा है ना, ठीक है। ए फ्रॉम एबीसीडी ए के लिए पूछ रखा है ना, चलिए
ये अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, निकाल लीजिए। यदि हम बात करते हैं ए, यदि हम बात करते हैं तो एम ए की यदि हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा कितना 3 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपन एल, टोटल कितना हो गया 4 4 8 2 10 हो गया। नहीं नहीं 4 तो छोड़, यहाँ तक में 6 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, ये आएगा माइनस में, नीचे क्यों आएगा डाउनवर्ड, तो माइनस में आएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2.667, नहीं 2.67 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ 1 क्यूमेक इज नोन एज क्यूमेक डे विच इज इक्वल टू, अब इसको आप लोग फाइंड भी कर सकते हैं, मैं फाइंड नहीं कर रहा, आपको डायरेक्ट पता है 1 क्यूमेक्स पर डे, 1 क्यूमेक डे की यदि हम बात करते हैं ये इक्वल टू होता है किसका 8.64 हेक्टेयर मीटर के, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सर्टेन कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन इज एप्लीकेबल टू। जब हम बात करते हैं आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स के लिए हम बात करते हैं, ये किस पे डिपेंड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है, जो कि आपका स्टडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तीनों के लिए आपका जो है वैलिड होता है, तो तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू इज मिसमैच्ड एज पर IS 105/2012। अरे कौन सा यहाँ पर मिसमैच है, पूरा टेबल पहले आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, टर्बिडिटी 1 NTU आपका सही है, चलिए पीएच वैल्यू 6.5 to 8.5 सही है। कलर दे रखा है 25 हेजन यूनिट्स, कलर को दे रखा है, NTU में लेते हैं, TCU में लेते हैं 5 होता है, तो ये आपको गलत दे रखा है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड 500, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिगर शोज ए वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन प्लेट ऑफ डेप्थ D and thickness equal to 10 mm connected a column flange by a welded connection. The weld is subjected to effect, कर वेल्ड पे कौन सा जो है आपका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या आपका वेल्ड है। ठीक है, तो यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जब वेल्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और देखिए तो डाउनवर्ड, ये आपको लोड के डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक 100 किलो न्यूटन का लोड जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ब्लैकेट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 10 mm थिकनेस दे रखी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा डायरेक्ट शियर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लोड जो है, जो आपका 100 किलो न्यूटन का जो वर्टिकल लोड आ रहा है, इसके कारण डायरेक्ट शियर भी आएगा, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, थ्रोट से इसको शेयर करने का ट्राई करेगा, डायरेक्ट शेयर तो आएगा ही। दूसरी चीज बेंडिंग मूवमेंट भी क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि आपका 100 mm के डिस्टेंस पर, यहाँ पर 100 mm के डिस्टेंस पर काम सब बेंड करने का भी प्रयास करेगा, दोनों चीजें क्रिएट होंगी, क्या क्या, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो दोनों यहाँ पर क्रिएट होंगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है बताना स्ट्रक्चरल स्टील के लिए कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है। कह रहा है डक्टिलिटी ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन इज ग्रेटर देन ऑफ हॉट रोल्ड सेक्शन। कह रहा है आपका जो है, जो डक्टिलिटी होती है कोल्ड रोल्ड सेक्शन की, वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू आपका जो है हॉट रोल्ड सेक्शन। अब यदि हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम बात कर रहे हैं कोल्ड रोल्ड सेक्शन की, यदि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड रोल्ड सेक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ और हार्डनेस तो बढ़ता है, बट यहाँ पर डक्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, यहाँ पर डक्टिलिटी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ना आपको स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगता है, क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगता है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन आपका डक्टिलिटी होती है कोल्ड वाले में वो आपकी कम आती है, तो ये ग्रेटर कर रहा है, तो ये गलत हो गया। कोल्ड रोल्ड स्टील पोजेस एस्थेटिकली प्लीजिंग फिनिश। हाँ, फिनिशिंग की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं ना, वो यहाँ आपको कोल्ड वाले में अच्छी देखने को आती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फ्रॉम फॉलोइंग। तो कह रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है उसके लिए करेक्ट पेयर आपको बताना है। डाईयूरेनल वेरिएशन का टेम्परेचर वेरिएशन मे कॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। जब भी हम डाईयूरेनल वेरिएशन की बात करते हैं
डायूरेनल वेरिएशन में आपको क्या देखने को मिलता है, डायूरेनल वेरिएशन में आपको ये टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका सही कह सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकुलर वेरिएशन कह रहा है आपका अर्थक्वेक के कारण, कह रहा है सेकुलर वेरिएशन कह रहा है अर्थक्वेक में कॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। जो कि सेकुलर वेरिएशन की यदि हम बात करते हैं ना, ये अर्थक्वेक पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, टेम्पोरल अर्थक्वेक से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुए नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा कोई टेम्पोरल डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा जनरेट, ये आपका गलत हो गया। सर इरेगुलर वेरिएशन मैग्नेटिक स्टॉर्म में कॉज दी, बिल्कुल मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है इरेगुलर वेरिएशन कॉज करते हैं। तो आपका पहला और आपका जो है तीसरा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एज पर द इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी ग्रेवल्स आर डिनोटेड बाय, कह रहा है कि इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में सिल्टी ग्रेवल को हम कैसे शो करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका सॉइल जो 18 ग्रुप्स में क्लासिफाई है, जिसमें यदि हम बात करते हैं जीडब्ल्यू आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, जीपी आपका पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, जिया आपका सिल्टी ग्रेवल है, जीसी आपका क्लेई ग्रेवल है, एसडब्ल्यू आपका वेल ग्रेडेड सैंड है, एसपी आपका पुअरली ग्रेडेड सैंड है, एसएम आपका सिल्टी सैंड है, एससी आपका क्लेड सैंड है, एमएल आपका सिल्ट ऑफ स्लो प्लास्टिसिटी, एमआई आपका सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, एमएच आपका सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, इस तरह सीएल आपका क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, सीआई आपका क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, सीएच आपका क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, ओएल आपका ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, ओआई आपका ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ओएच आपका ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, पीटी आपका पीट होता है। सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने बताया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच टाइप ऑफ वेल ज्वाइन द पार्ट्स लाइज इन द सेम प्लेन एंड आर ज्वाइंट एट देयर एजेस, कह रहा है आपका कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें जो आपके जो है ना जो पार्ट्स होते हैं ना वो सेम प्लेन में होते हैं और एजेस जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम बट वेल्ट की बात करते हैं ना, बट ज्वाइंट की यदि हम बात करते हैं तो बट ज्वाइंट में जो आपके जो होते हैं जो एजेस जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और आपका ये ऐसे डिजाइन होता है कि डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन आता है इस पे, ये होता है बट एज। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स, ठीक है, लॉज स्टेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इट्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द वाटर टू सीमेंट रेशियो प्रोवाइडेड द मिक्स इज वर्केबल। आपको पता है जब वाटर सीमेंट रेशियो की बात करते हैं इसको हम अब्राम लॉ से देखते हैं। अब्राम्स लॉ कहता है कि आपका जो है जो जब भी हम जैसे जैसे अपने वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो है जो वर्केबिलिटी है वो बढ़ेगी बट स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कहता है आपका अब्राम्स लॉ, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये जो हमारा WCDJE का जो पेपर था जो कि TCS के द्वारा कंडक्ट किया गया था उसका हमने डिटेल्ड में सॉल्यूशन देखा है, सारी चीजें आपको मैंने एक एक चीजें बताई हैं। बाकी आप लोग जो हमारी TCS की बुक है ये आप लोग जो है ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, एज इट इज टेस्ट सीरीज में आप लोग दे सकते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर TCS क्वेश्चन पूछ रहा है या जनरली आपको SSC देना है, आपको RRBJEE देना है, ये सारे TCS क्वेश्चन आप लगा लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको कोई प्रैक्टिस बैच की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कुछ नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए यदि हेल्पफुल रही हो तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को कोई पेपर चाहिए कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग उसे भी जो है आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग नए आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।